बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शितारा ने वज़ीर अली और शल्पा को संभाल लिया था। उनके दिमागों में रहकर उनके माजी और हाल की एक एक बात मालूम कर ली थी और तमाम बातें अली तैमूर को बताती रहती थी। वज़ीर अली की बहन बनने वाली दीना डैनियल चूँकि योगा की माहिर थी, इसलिए उसके चोर ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते थे। अली खामोश बैठने वालों में से नहीं था। वो फुर्सत के लम्हात में आइंदा काम आने वाली मालूमात हासिल करता रहता था। उसने सानी से कहा, हम यहाँ पारस और शितारा बनकर माइक हरारे और सुपर मास्टर के लिए मसला बनना चाहते थे, मगर अब हालात बदल गए हैं। हाँ, माइक हरारे आइंदा हमसे दुश्मनी नहीं कर सकेगा। शितारा ने कहा, वो तो मुझसे दुश्मनी कर रहा था, हिंदुस्तान से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैंने चैलेंज किया था कि माँ जी और पूजा को उसकी कैद से निकाल कर लाऊंगी। अली ने कहा, तुम्हारा यह चैलेंज भी पूरा होगा, मगर ज़रा और सब्र करो। क्या ये तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं है कि पूजा ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है? खुशी की बात है, मगर वो अपनी नहीं रही है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार में पागल होने वाले मैंने दो ही देखे हैं, एक तुम हो और दूसरा पारस। इंसान को वक्त के साथ साथ संजीदा और बुर्दबार होना चाहिए। तो क्या मैं पूजा को दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली की हैसियत से छोड़ दूं? हाँ, इंतज़ार करो, वो दुश्मन बनकर एक दिन तुम्हारे या हमारे मुकाबले पर आएगी तो हम उसे ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी और एक दिन ज़रूर उसे काबू में करूंगी। लेकिन माँ जी, वो 2-4 रोज़ में दिल्ली पहुंच जाएंगी। चाहो तो तुम भी हिंदुस्तान वापस जा सकती हो। शितारा ने हैरानी से पूछा, हमें से कोई नहीं जानता कि माँ जी को कहाँ कैद करके छुपाया गया है। फिर आप 2-4 रोज़ में उन्हें दिल्ली कैसे पहुँचा देंगे? क्या पारस जब भी कभी नामुमकिन को मुमकिन बना देता है तो तुम्हें हैरानी होती है? हाँ, मैं हैरानी से सोचती रह जाती हूँ कि ज़हानत की कोई हद नहीं होती, सिर्फ उसे इस्तेमाल करने का हुनर आना चाहिए। ये हुनर हम दोनों भाइयों को आता है। तुम इत्मीनान रखो और मुझे वज़ीर अली के मुतालिक तफसील से बताती रहो। सानी ने पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं एक्शन में रहना चाहता हूँ। पापा तुम्हें एक के बाद दूसरा काम सौंपते रहते हैं। तुम मसरूफ़ रहती हो और मैं बोर होता रहता हूँ, इसलिए वज़ीर अली बनकर पाकिस्तान जाऊँगा। क्या? सानी ने घूर कर पूछा। तुम शल्पा के शौहर बनकर जाओगे? शौहर बनने की मश्क करता रहूँगा। आखिर एक दिन तुम्हारा शौहर बनना है। अगर तुम शल्पा के साथ जाओगे तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी। शितारा ने पूछा, आखिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे ये मंजूर नहीं है कि औरत जंजीर पहनाए। सानी ने कहा, और मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम मुझे जंजीर पहनाओ। शितारा ने कहा, ऐसे तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी। इससे अच्छी बात क्या है कि हम घरेलू मसाइल और बच्चों के झमेलों से महफूज रहेंगे। बाय द वे, काम की बात करो। तुम दोनों में से कोई शल्पा पर दोबारा तनवीमी अमल करे और उसके जहन में यह नक्श कर दे कि वो खलवत व जलवत में कभी बीवी की हैसियत से करीब ना आए। सानी ने मुस्कुराकर मोहब्बत से अली को देखा, फिर कहा, मैं शल्पा पर यह अमल ज़रूर करूँगी। शितारा ने एक सर्द आह भरकर कहा, काश मैं दुनिया की तमाम हसीन औरतों पर ऐसा अमल कर सकती कि वो खलवत में और जलवत में मेरे पारस के करीब ना जाएं। सानी और अली हंसने लगे। सानी ने कहा, तुम्हारे पारस मियाँ की दुम टेढ़ी है, वो कभी सीधी नहीं होगी। शितारा ने पूछा, कुछ मालूम तो हो कि वो कहाँ है? उसने कई दिनों से राबता नहीं किया है। क्या उसके पास जाना चाहती हो? अली भाई, आपने माँ जी को सुपर मास्टर की कैद से रिहाई दिलाकर हिंदुस्तान भेजने का वादा किया है। एक वादा ये भी करें कि मुझे पारस के पास पहुंचा देंगे। अली ने सानी से कहा, पापा से राबता करो, उनसे कहो मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। सानी ने मुझे मुखातिब किया, फिर अली का पैगाम दिया। मैंने उसके पास आकर पूछा, क्या बात है बेटे? वो मेरी बातों का जवाब देने के लिए ऊंची आवाज़ में बोलने लगा ताकि सानी और शितारा भी सुनती रहें। अगरचे वो अली के दिमाग में आकर सुन सकती थीं, लेकिन उन दोनों ने एहतियातन ख्याल ख्वानी नहीं की। अली ने कहा, पापा, ये अच्छी बात है कि पूजा ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। वो हमें कभी ना कभी मिल जाएगी। लेकिन शितारा अपनी माँ जी के लिए परेशान है। आप माँ जी को सुपर मास्टर की कैद से रिहाई दिला सकते हैं। वो कैसे? आप MIM के मुजाहिद या सरबराह बनकर सुपर मास्टर से कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तैयारे को अगवा करके जजीरे पहुंचाया था उसमें शितारा और पारस मौजूद थे। शितारा ने ख्याल ख्वानी करके मुजाहिदीन की मदद की थी। अब उसके इवज़ वो चाहती है कि उसकी माँ जी को फ़ौरन हिंदुस्तान वापस पहुंचा दिया जाए। मेरा ख्याल है वो माँ जी को रिहा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कहा,
बेटे, ये शर्त उस वक्त मुनासिब होती जब वो 8 मुजाहिद अमेरिका से बाहर जाने की शराइत मनवा रहे थे। अब तो वो जा भी चुके हैं। उन्हें जाने दें। आप और हम मिलकर MIM के मुजाहिदीन का किरदार अदा कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरी होने वाली बहू की दाई माँ हिंदुस्तान पहुँच जाएंगी। सानी ने कहा, वाह पापा, आप शितारा को अपनी होने वाली बहू भी मानते हैं और उसे अपने बेटे से दूर भी रखते हैं। कम से कम उसे ये तो बता दें कि वो शैतान कहाँ है। मैंने हंसते हुए कहा, यह अजीब बात है कि बाज़ औक़ात किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते वक्त उसे प्यार से शैतान कहा जाता है। अली ने कहा, पापा, ये सानी पारस को जितना चाहती है उतना ही उसे लड़ती भी रहती है। मेरा ख्याल है पारस ने इतने बुरे खिताबात किसी से हासिल नहीं किए होंगे जितने के सानी ने उसे दिए हैं। शितारा ने कहा, आप लोगों की बातों में मेरी बात तो रह ही गई है। आखिर वो है कहाँ? हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में कश्मीर के करीब था। ऐना, लाना और आदिल उसके साथ थे। ये मालूम करना चाहते थे कि दुश्मन अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के ज़रिए सियाचिन तक पहुंचने के लिए अब क्या करने वाले हैं। लेकिन पारस ने डी क्रूसो अपने काबू में करके उनकी तमाम प्लानिंग चौपट कर दी है। मैंने पारस से कहा है कि वो फ़िलहाल वापस आ जाए। दुश्मन अब अक्स मुंतकिल करने वाले आलात इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्हें यही अंदेशा रहेगा कि पारस उनका तोड़ करने के लिए पहुंच जाएगा। अगर दुश्मनों को किसी तरह पता चलेगा कि पारस अब वहां नहीं है तो वो अक्स मुंतकिल करने वाले आलात लेकर हिंदुस्तान के रास्ते सियाचिन तक पहुंचेंगे। बेटे, मैंने सिर्फ पारस को वहां से हटाया है। ऐना, लाना और आदिल अपनी एक टीम के साथ वहां मौजूद हैं। दुश्मन उनके लिए मसला बनेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। शितारा ने कहा, पापा, बातें फिर कहीं से कहीं पहुंचती जा रही हैं, मगर ये बात नहीं आ रही है कि वो कहाँ है। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, वो कौन? मैंने सुना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में औरतें उनके नाम नहीं लेती, उन्हें वो कहती हैं या फिर कहती हैं अजी। सुनिए, क्या तुम उस अजी वो के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हो? इस बात पर सानी और अली कहे लगाने लगे। शितारा झेंप कर बोली, जाने दें पापा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हारा झेंपना और शर्माना अच्छा लग रहा है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है, मगर तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। ज़रा इंतज़ार करो, पहले तुम्हारी माँ जी का मसला हल करना है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा। मैं 1 घंटा पहले MIM के उन मुजाहिदीन की आवाज़ें सुन चुका था और उनके अंदर पहुंच चुका था जो उर्दन और शाम में थे। MIM के पुरस्कार सरबराह के सेक्रेटरी ने भी दोनों ममालिक के हुक्मरानों से आज रात 12 बजे सरबराहों की मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया था। मैंने उस सेक्रेटरी की आवाज़ और लहजे में फ़ोन के ज़रिए उर्दन और शाम के अकाबरीन को मुखातिब किया। फिर कहा, हमारे जिन 8 मुजाहिदीन ने तैयारा अगवा किया था, इस सिलसिले में एक अहम बात बयान करने के लिए रह गई है, और वो बात यह है कि उस अगवा किए जाने वाले तैयारे में शितारा और पारस भी मौजूद थे। उर्दन और शाम के अकाबरीन ने पूछा, इस अहम बात का हमसे क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ ये है कि शितारा ने टेलीपैथी के ज़रिए मुजाहिदीन की दरपर्दा हिमायत की थी और सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों को मुखालफत से रोका था। ये बात अभी सुपर मास्टर को बताओ और कहो कि हम शितारा के एहसान का बदला उतारना चाहते हैं। लिहाजा सुपर मास्टर सिर्फ चंद घंटों के अंदर शितारा की माँ जी को कैद से रिहा कर दे और किसी भी पहली फ़्लाइट से हिंदुस्तान रवाना कर दे। लेकिन यह सुपर मास्टर का मामला है, आप हमसे शितारा और उसकी माँ की बात क्यों कर रहे हैं? हम इस्लामी ममालिक को इसराइल से मुआहदा करने से बाज रखना चाहते हैं। मामला इस्लामी ममालिक का है, मगर हमने अमेरिका का तैयारा अगवा किया था। लिहाजा इस बहस में ना पड़ो कि कौन सा मामला किसका है। जहां मुफाद परस्ती होती है वहां तुम्हारे, अमेरिका के और इसराइल के मुफादात एक हो जाते हैं। मैं 1 घंटे के अंदर ये सुनना चाहता हूं कि शितारा की माँ शाम से पहले किसी फ़्लाइट में रवाना हो चुकी है। अगर ये खुशखबरी ना मिली तो शाम के 6 बजे के बाद अमेरिका, उर्दन और शाम के किसी एयरपोर्ट से कोई तैयारा परवाज़ नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो फ़ज़ा में उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उन ममालिक के अकाबरीन के दिमागों में बारी बारी जाकर मालूम करने लगा कि वो क्या करते फिर रहे हैं। वो लोग हॉटलाइन पर सुपर मास्टर और फ़ौज के आला अफसरान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें मेरी यानी MIM के सरबराह के सेक्रेटरी की धमकियां सुना रहे थे। फ़ौज के आला अफसरान तैश में आ गए थे। कह रहे थे कि वो एयरपोर्ट पर ऐसे सख्त इंतजामात करेंगे कि कोई तकरीब कार किसी तैयारे के करीब नहीं जा सकेगा। सुपर मास्टर ने कहा, हम में से कोई नहीं जानता कि अमेरिका के किस शहर के एयरपोर्ट से जहाज़ की परवाज़ों को रोकने की धमकी दी गई है। फिर ये कि उर्दन और शाम के बड़े शहरों के एयरपोर्ट में भी यही वारदात होगी। लिहाजा ये तैश में आने का वक्त नहीं है। बड़ी फ़ौज के आला ऑफिसर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम इस नई तंजीम का हर मुतालबा मानते जाएं? सुपर मास्टर ने कहा,
آپ یہ تو دیکھیں کہ مطالبہ کتنا معمولی اور فضول سا ہے۔ وہ MIM والے شیتارا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے صرف اس کی ماں کی رہائی چاہتے ہیں۔ اگر وہ پوجا اور پاشا کا مطالبہ کرتے تو ہم ہرگز تسلیم نہ کرتے۔ وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ سپر ماسٹر کی اس بات میں وزن تھا۔ وہ واقعی ایک بوڑھی عورت کی خاطر اس MIM تنظیم والوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے جن کے گمنام اور پراسرار سربراہ سے آدھی رات کو ملاقات ہونے والی تھی۔ اس ملاقات کے لیے سپر ماسٹر کا نائب اور فوج کے 3 بہت بڑے افسران دمشق پہنچنے والے تھے۔ میں نے 1 گھنٹے بعد فون کیا تو اردن اور شام کے اکابرین نے خوشخبری سنائی کہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور ماں جی کو شام سے پہلے کسی بھی فلائٹ میں ہندوستان روانہ کر دیا جائے گا۔ میں نے شیتارا کو یہ خوشخبری سنائی۔ وہ بولی، پاپا آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ماں جی پر تنویمی عمل کیا ہے اور انہیں مجھ سے متنفر کر دیا ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ ماں جی کو تنہا دہلی جانے دو، وہاں ہمارے بندے ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ جب تمہیں فرصت ملے تو ماں جی کے اندر پہنچ کر پہلے تنویمی عمل کا توڑ کر لینا، پھر وہ تمہاری پہلی جیسی دائی ماں بن جائیں گی۔ اچھی بات ہے، اب آپ دوسری خوشخبری سنائیں۔ یعنی تمہارے ان کی بات کروں، وہ ابھی ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے۔ تم اپنی ٹیلی پیتھی کو کام میں لاؤ اور دمشق کا ویزا تیار کراؤ۔ 2 گھنٹے کے اندر جو بھی فلائٹ دمشق جاتی ہے اس میں 1 سیٹ حاصل کر لو۔ پارس تمہیں وہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے دمشق میں کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، مجھے کچھ بتائیں۔ میں نے کہا، MIM کے مقاصد بڑے نیک ہیں لیکن اس تنظیم کا سربراہ بہت ہی مکار اور خطرناک ہے۔ آج دمشق کے وقت کے مطابق رات 12 بجے خود کو ظاہر کرے گا۔ وہاں اردن اور شام کے اکابرین کے علاوہ نائب سپر ماسٹر اور فوج کے 3 بڑے افسران ہوں گے۔ اس ملاقات کے سلسلے میں بہت سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شیتارا نے پوچھا، کیا اس پراسرار سربراہ کو اپنی گرفتاری کا خوف نہیں ہے؟ شاید نہیں ہے، اس لیے وہ تمام اکابرین سے ملاقات کرنے تنہا جائے گا۔ وہ نادان تو نہیں ہو سکتا لیکن کوئی اتنا بڑا شاطر ہے کہ پارس ہی اس کا صحیح جغرافیہ معلوم کر سکے گا۔ سمجھ گئی پاپا، میں ابھی سفر کی تیاری کرتی ہوں۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ دوسری طرف ثانی وزیر علی کے خیالات پڑھ کر علی کو اس کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتاتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے شیتارا علی کو بہت کچھ بتا چکی تھی۔ علی نے کہا، میں نے وزیر علی اور شلپا کے متعلق بہت کچھ معلوم کیا ہے، پھر بھی وزیر علی کی بہن بننے والی دینا ڈینیل ہمارے لیے کسی حد تک اجنبی رہے گی۔ تم شلپا کے دماغ میں رہ کر دینا ڈینیل کی مصروفیات معلوم کر سکتی ہو، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی باتیں نہیں معلوم کر سکو گی۔ اگر اس کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے تو وہ مجھے آگے چل کر نقصان پہنچائے گا۔ ثانی نے کہا، پھر تو یہی راستہ رہ گیا ہے کہ دینا ڈینیل کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنایا جائے، پھر اس کے اندر کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں رہے گی۔ شلپا اور وزیر علی پہلے ہی ثانی کے معمول اور تابعدار تھے، ان کے ذریعے دینا ڈینیل کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلانا کچھ مشکل نہ تھا۔ ثانی نے صرف چند گھنٹوں میں اس کے اندر جگہ بنا لی۔ اس کا تعلق اسرائیل کی بدنام زمانہ تنظیم موساد سے تھا۔ ثانی نے اس کے چور خیالات کے ذریعے سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ یہودی خفیہ تنظیم جس کا گمنام یا نادیدہ سربراہ داؤد منڈولا تھا، اس کا تعلق موساد سے کس حد تک ہے۔ معلوم ہوا کہ ایڈم برادرز کہلانے والوں کی یہودی خفیہ تنظیم اتنی پراسرار ہے کہ موساد سے تعلق رکھنے والے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ خفیہ یہودی تنظیم کے ٹیلی پیتھی جاننے والے موساد والوں کے دماغوں میں ضرور جاتے ہوں گے اور موساد والوں کی مصروفیات سے بھی آگاہ رہتے ہوں گے۔ دینا ڈینیل کے چور خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ یوگا کی ماہر ہے، کوئی اس کے دماغ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ثانی نے سوچا، اگر کوئی اس کے اندر آتا ہوگا اور وہ اس کی مخصوص سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہوگی تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ثانی جب بھی اس کے اندر جائے گی خاموش رہا کرے گی، اس طرح شاید کسی چھپے ہوئے خیال خوانی کرنے والے کو اس کے اندر سن سکے۔ دینا ڈینیل کے پاس ایک مخصوص قسم کا پرفیوم تھا، جب وہ اسے اپنے بدن پر تھوڑا سا اسپرے کرتی تھی تو اس کی خوشبو میں ایسی عجیب و غریب کشش ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑا پارسا بھی اس کی طرف کھنچا چلا آتا تھا۔ وہ اس سے اس کے ملک کے اہم راز معلوم کرنے کے بعد اسے جہنم میں پہنچا دیتی تھی۔ چونکہ ورزش وغیرہ کرتی تھی، یوگا میں مہارت حاصل تھی، اس لیے بہترین فائٹر بھی تھی۔ وہ موساد کے جن اہم افراد اور رہنماؤں سے خفیہ رابطے رکھتی تھی اور جتنے کوڈ ورڈز وغیرہ ادا کرتی تھی وہ سب ثانی نے معلوم کر لیے۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ آج شام کو موساد کے ایک اہم فرد سے ملنے جائے گی۔ وہ شخص اسے وزیر علی، شلپا اور خود اس کے نئے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ فراہم کرے گا۔
उस शख्स ने बताया है कि पाकिस्तान जाने के लिए एक फ़्लाइट में उन तीनों की सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं। सानी ने यह तमाम बातें अली को बता दी। फिर कहा, आज ही रात को वज़ीर अली बन जाओ और असल वज़ीर अली को गायब कर दो, क्योंकि वो तीनों कल यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। सानी को दीना डैनियल का प्रोग्राम मालूम हो चुका था। वो आज शाम मोसाद के एक अहम फ़र्द से मिलने जा रही थी। शल्पा और वज़ीर अली के ख़यालात ने बताया कि वो रात को एक 5 स्टार होटल में खाने के लिए जाएंगे। अली ने कहा, तुम वज़ीर अली को अपने काबू में करके मेरे होटल वाले कमरे में पहुंचा दो, मैं उस कमरे में जा रहा हूं। फिर 1 घंटे बाद खुद वज़ीर अली बनकर कमरे से निकल आऊँगा और उस असल को उसके असल अंजाम तक पहुंचा दूंगा। यानी मैं 1 घंटे तक उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखूंगी ताकि वो तुम्हारे वज़ीर अली बनने के दौरान कोई गड़बड़ ना करे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मेकअप के दौरान कोई गड़बड़ ना हो, मगर अली 1 घंटे तक मैं उसे काबू में नहीं रख सकूंगी, क्योंकि मुझे शल्पा पर भी दोबारा तनवीमी अमल करना है ताकि वो कभी तन्हाई में तुम्हारी पारसाई को दागदार ना करे। तुम्हारा शल्पा के पास रहना भी ज़रूरी है। मैं बारबरा से कहती हूँ वो वज़ीर अली के दिमाग को अपनी मुट्ठी में रखेगी, फिर तुम इत्मीनान से बहरूप बदल सकोगे। दोनों ने यह तय किया। फिर सानी ने बारबरा के पास आकर पूछा, तुम मसरूफ़ तो नहीं हो? बारबरा ने कहा, पापा कई जगह मसरूफ़ हैं, वो ताजिकिस्तान में दिमागी तौर पर हाजिर नहीं रह सकते थे, इसलिए मुझे जमीला के पास रहने को कहा है। क्या कोई मुझसे काम लेना चाहती हो? हाँ, काम तो है, कोई बात नहीं, मैं जे मॉर्गन से ये काम कराऊंगी। उसने जे मॉर्गन से राबता किया, फिर उसे अली और वज़ीर अली के बारे में बताया। उसके बाद जे मॉर्गन को वज़ीर अली के अंदर पहुंचा दिया। मॉर्गन उसके अंदर रहकर अली के होटल वाले कमरे में पहुंच गया। अली ने एक बड़े से आईने के सामने मेकअप का तमाम सामान रखा, फिर अपने चेहरे पर तब्दीलियां करने लगा। न्यूयॉर्क में सानी और अली की वो आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि वज़ीर अली बनने के बाद अली को शल्पा और दीना डैनियल के पास जाकर रहना था। फिर दूसरे दिन वो तीनों वहाँ से पाकिस्तान रवाना होने वाले थे। 1 घंटे में मेकअप मुकम्मल हो गया। जे मॉर्गन ने वज़ीर अली की ज़ुबान से कहा, अली भाई, मैं वज़ीर अली के अंदर रहकर इसकी हैरानी समझ रहा हूँ। ये अपनी आंखों के सामने अपना हम शक्ल वज़ीर अली देखकर सोच रहा है कि इसका हमजाद कहाँ से पैदा हो गया। मैंने अभी तक इसे गायब दिमाग रखा था, अब इसे ढील दे रहा हूँ। अली ने उठकर आईने से खुद को हर जाविये से देखा, फिर मुतमईन होकर कहा, मॉर्गन, इसे आज़ाद छोड़ दो, मगर तुम मौजूद रहो ताकि किसी वक्त शोर ना मचाए। जे मॉर्गन ने उसकी हिदायत पर अमल किया। दिमाग आज़ाद होते ही वज़ीर अली चौंक कर खड़ा हो गया। फिर अली को देखकर बोला, तुम कौन हो? मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। कुछ कहना भी चाहता था लेकिन कह ना पाया। मैं बिल्कुल बेख्तियार सा होकर रह गया था। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ इंसान के बुरे अमाल का हिसाब होता है। तुम्हारा भी हिसाब होने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? अब मैं कुछ समझ रहा हूँ। ये सब टेलीपैथी का चक्कर था, जिसकी वजह से मैं गायब दिमाग हो गया था। क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? अली ने कहा, तुम वज़ीर अली हो, तुम टेलीपैथी नहीं जानते हो, फिर अपने सामने वाले अक्स से ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम मेरा अक्स नहीं, तुम कोई फ्रॉडिये हो। अक्स ना सही, तुम्हारा हमजाद तो हूँ। खुदा ने तुम्हें और तुम्हारे हमजाद को माँ के पेट से मुबर्रा बनाकर पैदा नहीं किया था। जब हम और तुम पैदा हुए तो बिल्कुल मासूम थे। फिर तुम जवान होकर दौलत और इक़्तिदार के इतने लालची क्यों बन गए कि भारतीय तंजीम रॉ की एजेंट को बीवी बनाकर और इसराइली तंजीम मोसाद की एजेंट को बहन बनाकर अपने ही पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तखरीबकारी के लिए ले जा रहे हो? वो परेशान होकर बोला, तुम कौन हो? हमारे मुतालिक ये बातें कैसे जानते हो? तुम मेरे हमजाद हो, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। फिर हमारी तुम्हारी बातें एक दूसरे से कैसे छुपी रह सकती हैं? अगर तुम बातें बनाते रहोगे और अपनी असलियत नहीं बताओगे तो इस कमरे से ज़िंदा नहीं जा सकोगे। हाँ, रॉ ने और मोसाद ने इसलिए भी तुम्हारा इंतखाब किया है कि तुम बड़े शाहज़ोर हो। कोई तुम्हारे मुकाबले आ जाए तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। जब इतना जानते हो तो फिर दोस्त बनकर बातें करो। हो सकता है मैं तुम्हें अपना काम का आदमी बनाकर ज़िंदा छोड़ डालूं। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मुझे मार डालने के बाद तुम ज़िंदा कैसे रहोगे, क्योंकि मैं वज़ीर अली हूँ। मैं मरूंगा तो गोया तुम मरोगे, क्योंकि तुम भी वज़ीर अली हो, हम शक्ल हो, हमजाद हो, एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ मरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसने हमला किया, लेकिन खुद एक उल्टा हाथ खाकर पीछे चला गया। उसे यूं लगा जैसे अली का हाथ नहीं, लोहे की सलाख मुंह पर पड़ी हो। बंद होंठों के अंदर गरम गरम लहू भर गया था। उसे लहू थूकना पड़ा। एक तरफ का जबड़ा हिल कर रह गया था। अली ने कहा, नेकी और बदी में से नेकी को कायम रहना चाहिए। मैं वज़ीर अली नेकी हूँ और तुम वज़ीर अली बदी हो, लिहाजा मुझे कायम रहने के लिए बदी को मिटना चाहिए। वो अपने मुंह से लहू पोंछते हुए बोला।
मर्द हो तो जिस्मानी कुव्वत से मुकाबला करो, तुम मुझे टेलीपैथी के ज़रिए कमज़ोर बना रहे हो। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जान कर कहता हूँ कि टेलीपैथी नहीं जानता हूँ, और जो जानता है वो गैर जानिबदार है, तुम्हें कमज़ोर नहीं बना रहा है। हमारे दरमियान सिर्फ इसलिए मौजूद है कि तुम शोर मचाकर होटल वालों को मुतवज्जे ना कर सको। वज़ीर अली ने समझा कि उसका मुकाबिल बातों में उलझकर ज़रा गाफिल हो गया है। उसने अचानक फुर्ती से हमला किया। इस बार नाक पर घोंसा पड़ा, यूं लगा जैसे सांसें रुकने लगी हों। वो जल्दी जल्दी मुंह खोलकर सांसें लेने लगा। अली ने कहा, दुश्मन हमेशा ये समझकर धोखा खा जाते हैं कि हम उनसे हाथ पांव से लड़ रहे हैं, जबकि हम तो दिमाग से मुकाबला करते हैं। इसलिए बातें करते वक्त भी दिमाग हाजिर रहता है, गाफिल नहीं रहता। ये कहने के बाद उसने वज़ीर अली की बाकायदा पिटाई शुरू कर दी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो नीम मुर्दा सा होकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। उसने उसके हलक पर एक पैर का दबाव डालते हुए कहा, तुम एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की शारग काटना चाहते थे। मैंने तुम्हारी शारग पर पांव रख दिया है ताकि तुम्हारे जैसे मुसलमान नुमा काफिर को कलमा पढ़ना भी नसीब ना हो। अली के एक पांव का दबाव उसके हलक पर बढ़ता गया। वो थोड़ी देर तक फड़फड़ाता रहा, फिर उसका जिस्म साकित हो गया। उस वज़ीर अली की लाश पर दूसरा वज़ीर अली खड़ा हुआ था। जे मॉर्गन ने आकर कोड वर्ड्स अदा करते हुए कहा, अली भाई, मैं इसके मुर्दा दिमाग से निकल आया हूँ, मेरे लायक कोई और खिदमत? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्गन, तुम जा सकते हो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। जे मॉर्गन चला गया। लाश को कहीं ले जाकर ठिकाने नहीं लगाना था। अली ने पहले ही इंतजामात कर रखे थे। एक परफ्यूम की शीशी में तेजाब ले आया था। उसने वज़ीर अली के तमाम कपड़े उतार दिए। उसके चेहरे और जिस्म के मखसूस निशानात को तेजाब के जरिए बिगाड़ दिया। एक थैले में अपना और उसका लिबास रख लिया। अपनी अटैची होटल के उस कमरे में छोड़ दी। उस अटैची में उसका वो पासपोर्ट और कागजात वगैरह थे जिनमें उसका जैली नाम और जैली तस्वीर थी। पुलिस तफ्तीश करती तो यही जाहिर होता कि उस पासपोर्ट वाला जो शख्स होटल में आया था उसे किसी ने कत्ल करके उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। वो बैग लेकर होटल से बाहर आ गया। वज़ीर अली अपनी बीवी शल्पा उर्फ सलमा के साथ एक कॉटेज में मुकीम था। वो कॉटेज में पहुंचा तो शल्पा नहीं थी। दीना डैनियल बाहर जाने की तैयारियां कर रही थी। अली ने पूछा, क्या एजेंट के पास नए पासपोर्ट और टिकट लेने जा रही हो? हाँ, मुझे वापसी में देर होगी। शल्पा कहाँ है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। दरवाजे से आवाज़ आई, मैं हाजिर हूँ, मेरी इतनी फिक्र ना करो। अली ने कहा, फिक्र क्यों ना करें, तुम पहली बार अमेरिका आई हो, रास्ता भटक सकती हो, गलत लोगों के हाथों में पड़ सकती हो। शल्पा ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे सचमुच मेरे शौहर हो। दीना डैनियल ने कहा, शल्पा, ऐसी ही फिक्र और ऐसी ही एक्टिंग तन्हाई में भी करनी चाहिए। हो सकता है कोई दुश्मन हमें छुप कर देखे। लोग कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, मैं कहती हूँ दीवारों की आंखें भी होती हैं। इसलिए तुम्हें वज़ीर भाईजान की सचमुच की बीवी और मुझे सचमुच की बहन बनकर रहना चाहिए। शल्पा ने आगे बढ़कर अली की गर्दन में बाहें डालकर कहा, ताहिरा बाजी यानी दीना डैनियल दुरुस्त कहती हैं, हमें अदाकारी में हकीकत का रंग भरना चाहिए। अली बौखला सा गया। वो कभी किसी लड़की के करीब जाना भी गवारा नहीं करता था। उसे इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ सानी से लगाव था। वो जल्दी से शल्पा की बाहों को गर्दन से हटाकर बोला, ये क्या कर रही हो? हकीकत का रंग भर रही हूँ। अजीब बात है, पहले मैं तुमसे कतराती थी और समझाती थी कि सिर्फ नुमाइशी मियाँ बीवी बनकर रहो। अब तुम मुझसे कतरा रहे हो। वो इसलिए कि तुम और दीना मुसलमान बनी हुई हो। मुसलमानों में एक बहन के सामने उसकी भाभी उसके भाई के गले लगे तो उसे बेहयाई कहते हैं। शल्पा ने कायल होकर कहा, कहते तो तुम भी दुरुस्त हो। कोई बात नहीं, हम तन्हाई में सच्ची अदाकारी करेंगे। अली का खून खुश्क होने लगा। उसे सानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी तक शल्पा पर दोबारा अमल करके उसे दूर दूर रहने वाली बात उसके दिमाग में नक्श नहीं की है। पता नहीं वो किस मामले में मसरूफ़ हो गई थी और कब वापस आकर शल्पा पर अमल करती। वो तीनों कॉटेज से बाहर आ गए। दीना अपनी किराए की गाड़ी में बैठकर चली गई। शल्पा ने कहा, अभी तो शाम होने वाली है, हम डिनर 9 बजे करेंगे। जब तक हमें कॉटेज में वक्त गुजारना चाहिए। वो कॉटेज में तन्हा शल्पा के साथ नहीं रहना चाहता था। जल्दी से बोला, तुमने न्यूयॉर्क के मशहूर मकामात नहीं देखे हैं, इन्हें ज़रूर देखना और याद रखना चाहिए। हो सकता है कभी तुम्हें यहाँ आना पड़े, तुम्हारे लिए मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। ये कॉटेज तो सिर्फ रात गुजारने के लिए है। वो उसे बहला फुसला कर दूसरी रेंटेड गाड़ी में कॉटेज से दूर ले गया। इस अली ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, मगर वो किसी भी औरत की कुर्बत से घबराता था। बाज़ औक़ात आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। उसने ये नहीं सोचा था कि अगर सानी अचानक ही किसी दूसरे मामले में मसरूफ़ हो जाएगी और शल्पा पर अमल नहीं कर सकेगी
तो वो शल्पा उसके गले पड़ जाएगी। वो कार ड्राइव कर रहा था, शल्पा उसके पास बैठी हुई थी। अगर शराफत से बैठी रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो अपना सर उसके शाने पर रख देती थी। वो परेशान हो जाता था, अपने शाने झटक कर कहता था, सीधी तरह बैठो वरना स्टीयरिंग बहक जाएगा। वो हंसकर कहती थी, साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी कुर्बत से बहक रहे हो? तुम कुछ भी समझ लो, मैं बहकने वालों में से नहीं हूँ। अगर इतने ही पारसा हो तो कल रात शराब पीने के बाद मुझे अपने बेडरूम में क्यों बुला रहे थे? अली ने कहा, कल मैंने आखिरी बार शराब पी थी। आज डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि आइंदा शराब को हाथ भी लगाऊंगा तो मेरे फेफड़े बुरी तरह मुतासिर होंगे। अरे डॉक्टर तो यूं ही बकवास करते हैं, तुम्हारे ख्याल में बकवास करते होंगे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए आइंदा कभी एक घूंट भी नहीं पीऊँगा। वो रात के 9 बजे एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए आए और एक मेज़ के अतराफ आमने सामने बैठ गए। शल्पा ने कहा, यहाँ आने से पहले सोचती थी कि पता नहीं तुम कैसे मोटे भद्दे से आदमी होगे, मैं तुम्हें अपने करीब कभी आने नहीं दूंगी। फिर तुम्हें देखने के बाद कश्मकश में रही, पिछली 2 रातों से सोचती रही कि तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो। वो चुप हो गई। वेटर मेन्यू ले आया था। अली शाम से रात 9 बजे तक सानी का इंतज़ार करते करते परेशान हो गया था। पता नहीं वो किस मामले में उलझ कर रह गई थी। शल्पा ने पूछा, क्या खाना पसंद करोगे? जहर खाने को जी चाह रहा है। शल्पा ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो? क्या यहाँ बोर हो रहे हो? किसी दूसरे होटल में चलोगे? नहीं नहीं, यहीं कुछ खा लूँगा, तुम अपनी पसंद से खाना मंगवा लो। उसने अपनी पसंद से खाने का ऑर्डर दिया, फिर कहा, तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? कोई ख़ास बात नहीं है, इंसान का मूड बदलता रहता है। मेरा ख्याल है आज तुम नहीं पी रहे हो इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ हो रहा है। मेरा मशवरा है एक पैग पी ही लो। हरगिज़ नहीं, मैंने आइंदा ना पीने की कसम खाई है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कॉटेज में जाकर तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगी। वो इसी बात से घबरा रहा था कि होटल से कॉटेज में जाने तक भी सानी ना आई तो क्या होगा। बड़ी से बड़ी मुसीबतों को टालने वाला आज एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था कि निजात का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वेटर खाने की डिशें लाकर मेज़ पर रखने लगा। ऐसे ही वक्त सानी ने उसके अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो गुस्से से बोला, तुम कहाँ मर गई थी? वो हैरानी से बोली, ये तुम कैसे लहजे में बोल रहे हो? क्या मैं प्यार से बोलूं? ये शल्पा मेरे गले पड़ रही है, तुमने इस पर अमल क्यों नहीं किया? मैं क्या करूं, मजबूर हो गई हूं। पारस एक नई मुसीबत में फंस गया है, अभी ज़रा सी देर के लिए आई हूं। तुम सिर्फ 2 घंटे तक शल्पा को टालते रहो। मैं न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक ठीक 11 बजे पहुंचकर शल्पा को उसके बेडरूम में सुलाऊंगी, फिर उस पर अमल करूंगी। क्या पारस की मुसीबत को टालने के लिए बारबरा या जे मॉर्गन वगैरह नहीं जा सकते हैं? हमारे यहाँ टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं है, कोई भी पारस के पास जा सकता है। लेकिन पापा ने मुझे पारस के साथ रहने को कहा है, क्या हम में से कोई पापा का हुक्म टाल सकता है? अच्छा ठीक है, मगर देखो ठीक 11 बजे चली आना, वरना मैं। तुम भी क्या अजीब मर्द हो, इतनी हसीन औरत तुम्हारे साथ है और तुम घबरा रहे हो। ज़रा इसका हाथ तो पकड़ो, तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। तुम मेरे सामने होती तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। खुदा ने मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हें सिर्फ मेरे लिए पैदा किया है। अगर तुम वादे के मुताबिक नहीं आओगी और ये शल्पा हद से आगे बढ़ेगी तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। आऊंगी मेरे दीवाने, आऊंगी, खुदा हाफिज। वो चली गई। अली चुपचाप सर झुकाकर खाने लगा। सर इसलिए नहीं उठा रहा था कि सामने बैठी हुई हसीना आंखों में कांटे की तरह चुभेगी। खाना अगरचे बहुत लजीज था मगर उसके हलक से नहीं उतर रहा था, इसलिए खाने का मरहला जल्द ही तय हो गया। वो होटल से बाहर आ गए। शल्पा ने कहा, अब हम कॉटेज में चलेंगे। अली ने घड़ी देखी, 10:30 हो चुके थे। कॉटेज पहुंचने तक सानी भी पहुंच जाती। उसने कार ड्राइव की, फिर वक्त गुजारता हुआ कॉटेज में आ गया। दीना डैनियल वहां मौजूद थी। उसने कहा, काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी चली आई। ये अपने अपने पासपोर्ट और टिकट वगैरह रखो, हम कल दोपहर की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। शल्पा और अली ने अपने अपने पासपोर्ट और टिकट वगैरह ले लिए। अली चाहता था कि सानी के आने तक दीना डैनियल से बातें करे, मगर वो थकन जाहिर करके अपने बेडरूम में चली गई। उसे मजबूरन अपने बेडरूम में आना पड़ा। शल्पा भी उसके साथ चली आई। वो बोला, तुम अपने बेडरूम में जाओ। अजीब आदमी हो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करना चाहती हूँ और तुम मुझे जाने को कह रहे हो। प्लीज़, मैं तन्हाई चाहता हूँ। तन्हाई इसी को कहते हैं कि मियाँ बीवी के सिवा कोई तीसरा कमरे में ना हो। क्या आप भूल गए कि ताहिरा बाजी यानी दीना ने कहा था कि हम तीनों को अपनी अदाकारी में हकीकत का रंग भरना है? ये कहकर वो बिस्तर पर गिर पड़ी और अंगड़ाई लेने लगी। वो करीब आकर बोला, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ।
वरना तुम्हें यहाँ से उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। मुझे उठाकर फेंकने के लिए हाथ लगाना होगा, और मैं शाम से देख रही हूँ कि तुमने एक बार भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। इसलिए नहीं पकड़ा कि जिसका हाथ पकड़ता हूँ फिर उसका हाथ अपने बदन से अलग हो जाता है। ये तो अच्छी बात है, आओ और मेरे बदन का जोड़ जोड़ अलग कर दो। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा। उसी वक्त सानी ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसे एकदम से इत्मीनान हुआ। उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमने 11 बजे आने को कहा था। बिस्तर पर लेटी हुई शिल्पा ने कहा, 11 बजे की क्या बात कर रहे हो, मैं तो शाम से तुम्हारे साथ हूं। अली ने कहा, यू शट अप, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।